हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो जीएस की दुनिया में जनरल स्टडीज़ में यह हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियो बन चुके हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक नए थॉट के साथ। थॉट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो दुनिया में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है लोगों को कि किताब लेकर बैठे रहे दिन भर। नहीं, हमें बिल्कुल साइलेंट होकर क्या है कि डार्क हॉर्स की तरह, छुपा रुस्तम की तरह हमें पढ़ाई करनी है। और जिस दिन हमारी सक्सेस हो उस दिन क्या है, शोर मचे और दुनिया देखे कि भाई इसने तो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ठीक है, चलिए। तो हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब 2 लोगों ने सही दिया। एक है नेहा मुदगल और दूसरे हैं देवव्रत सिंह चौहान। बहुत अच्छे, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं आप सभी से, जितने भी जो लोग हैं वीडियो देखते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी भी क्या है कि कमेंट में जवाब दिया करो भाई। इससे क्या है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसको आप 2-4 जगह ढूंढते हैं या आता है आपको, अच्छी बात है, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से बताएं। इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो पूछा था पिछली वीडियो में, उसका सही जवाब मैं आपको बताता हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में अस्तित्व में आए हैं। तो एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। तो देखिए, इस प्रकार का जो मैप है, ये सेपरेट मैप बात करूं अगर, तो ये लद्दाख की स्थिति है इस प्रकार से जो बनाया गया है ये मैप, और इधर की जो नीचे की स्थिति है ये है जम्मू कश्मीर के लिए। अगर हम इसको इंडिया के मैप में देखें तो इंडिया के मैप में देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का जो ये हिस्सा दिया गया है, ये है ऊपर वाला लद्दाख के लिए। और यदि हम बात करें ये नीचे का जो हिस्सा है, ये है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए। और मैंने यह भी पूछा था साथ में, यह कब से अस्तित्व में आए हैं। तो यह अस्तित्व में आए हैं 31 अक्टूबर 2019 से। डेट विशेष रूप से याद रखें, परीक्षाओं में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल जो बने हैं वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल जो बने हैं वह बने हैं राधाकृष्ण माथुर। चलिए, इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, अश्वसेन, महावीर स्वामी, नंदीवर्धन। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। कौन हुए? महावीर स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यदि हम बात करें, कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट हैं। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और यदि हम बात करें, महावीर स्वामी ने अपनी जो उपदेश दिए वह दिए प्राकृत भाषा में। किस भाषा में उपदेश दिए हैं? प्राकृत भाषा में। और गौतम बुद्ध ने जो दिए थे वह दिए थे पाली भाषा में। कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। यानी कि जैन धर्म में वो 2 संप्रदायों में बट गया है। एक कहलाते हैं श्वेतांबर और एक कहलाते हैं दिगंबर। श्वेतांबर कौन कहलाते हैं? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वह श्वेतांबर कहलाते हैं, और जो नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, वह दिगंबर कहलाते हैं। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। खजुराहो में कुछ जैन मंदिर बने हुए हैं, उनका जो निर्माण करवाया था वह करवाया था चंदेल शासकों ने। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। महावीर स्वामी की यदि हम बात करें ज्ञान प्राप्ति की, तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई वह 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हुई। ईयर विशेष रूप से याद रखें, परीक्षा में पूछ ली जाती है। किस नदी के किनारे हुई? तो रेजुपालिका नदी के तट पर हुई। और किस वृक्ष के नीचे हुई? तो साल वृक्ष के नीचे हुई। 3 चीजें हैं। महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हुई, रेजुपालिका नदी के तट पर हुई, और साल वृक्ष के नीचे हुई। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन जिसे पीकॉक थ्रोन के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था शाहजहां ने। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी। देखिए, इस चित्र में यदि मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है, यह जो सिंहासन था यह बहुत ही फेमस सिंहासन हुआ है हमारे इतिहास में। और यहाँ पर राजा बैठा करते थे, और इसको पिकॉक थ्रोन इसलिए कहा गया क्योंकि इस पे मोर की आकृतियां बनी हुई हैं, है ना। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पिकॉक थ्रोन का क्या है? मयूर सिंहासन का एक चित्र है।
तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण करवाया किसने? शाहजहां ने। लेकिन इसके लिए मयूर सिंहासन का जो मुख्य कलाकार था जिसने इसको डिजाइन किया था वो था बेबादल खां। कौन था? बेबादल खां। और बादशाह का जो सिंहासन था उसके पीछे पितरा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। एक जड़ाऊ काम चलता था पहले जिसकी एक श्रृंखला थी जो कि बहुत फेमस थी, पितरा दुरा। तो इसकी क्या है कि एक श्रृंखला बनाई गई थी और इस सिंहासन के पीछे यूनानी देवता थे आर्फियस, उनको बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। यानी कि इसके पेंटिंग में क्या हुआ, इसके जस्ट पीछे यूनानी देवता जो थे आर्फियस, उनको बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके समय में बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स के निर्माण हुए। शाहजहां ने जो अपनी बेगम थी, उनकी बेगम की याद में, जिनका नाम था मुमताज महल, आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया जो कि बहुत ही फेमस है, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार की थी। याद रखें इसे विशेष रूप से। जो ताजमहल का जो डिजाइन बनाया था, जो फ्रेमवर्क पर काम किया था पूरा का पूरा, वह किसने बनाया था? उस्ताद ईसा ने। लेकिन उसको एक कारीगर के रूप में जो काम किया, उसको बनवाने के रूप में, तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार, जिसे कारीगर भी आप कह सकते हैं, कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बुर्ज खलीफा। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि अभी भारत में ही है। तो देखिए इस चित्र में आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रथम स्थान पे आपको दिख रही है, जिसकी हाइट है 182 मीटर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया। ठीक है, इससे पहले जो हुआ करती थी वो स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध हुआ करती थी, जो कि चाइना की है। और ये तो बहुत पहले हुआ करती थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो इससे पहले तो बीच में ये बहुत बन गई। ठीक है, तो कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, आप लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है। ठीक है, यह गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में स्थित है। यह जो मूर्ति है वह कहाँ पर है? तो जो गुजरात राज्य है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा जिला, और वहाँ पर एक गांव है छोटा सा नर्मदा नदी के पास में, केवड़िया, तो वहाँ पर ये स्थित है। और इस मूर्ति को जो मुख्य डिजाइन किया था उसका नाम जो था उनके डिजाइनर का राम वी सुतार। क्या नाम है उनका? राम वी सुतार। कई बार राम वनी जी सुतार भी लिख देते थे। इसकी ऊंचाई जो है वो है 182 मीटर, लेकिन आप पढ़ कर गए परीक्षा में 182 मीटर और परीक्षा में पूछ लिया फीट में, तो गड़बड़ हो जाना है। तो याद रखें क्या है फीट में, अगर हम बात करेंगे तो 597 फीट। इसका जो उद्घाटन हुआ था वह हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। इसका उद्घाटन जो किया था नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, 31 अक्टूबर 2018 को। और यह जो मूर्ति है वह जिस व्यक्ति की मूर्ति है उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यदि हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है उसके अवसर पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि यूनिटी डे। इसी वजह से इसको कहा गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसका इनॉग्रेशन भी जो किया था, उद्घाटन किया गया, वो भी 31 अक्टूबर को इसी वजह से किया गया। इन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, अब तो नहीं होते हैं भारत में उप प्रधानमंत्री, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और ये भी बराबर टक्कर के थे। इस वजह से इन्हें क्या बना दिया? उप प्रधानमंत्री बना दिया। उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने क्या किया है? भारत में कार्य किया है। और इनकी मृत्यु के बाद यानी कि मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बात कर रहे हैं एशियाई खेलों की, यानी कि जो एशियन गेम्स हैं वह किस वर्ष से प्रारंभ हुए? 1950, 1951, 1952, 1955। तो जो एशियाई खेल है वह जो प्रारंभ हुए वह हुए 1951 से। चलिए तो बात करते हैं एशियाई खेलों का जो प्रारंभ हुआ वह हुआ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। कहाँ से हुआ है? नई दिल्ली में। जो पहली बार परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है एशियाई खेलों का प्रारंभ किस कंट्री में हुआ सबसे पहली बार, तो नई दिल्ली में। और कब हुआ? तो 4 मार्च 1951 को। और देखिए यहाँ पर ये जो चित्र है ना, उगता हुआ सूरज लाल कलर का,
तो ये क्या है, एशियाई खेल जो है उनका सिंबल है, यानी कि उसका ध्वज का प्रतीक है। ठीक है, अब 19वें एशियाई गेम्स जो होने वाले हैं, यानी कि अपकमिंग हैं ये, जो कि 2022 में होंगे, और इनका जो प्लेस है वो है हांगजू, चाइना में। ठीक है, तो प्रस्तावित है ये अभी। 20वें एशियाई खेल होंगे 2026 में नगोया, जापान में, ये भी प्रस्तावित है। विशेष रूप से जो चीज़ें अपकमिंग हैं, प्रस्तावित हैं, उनको आप विशेष रूप से याद किया करें। अब बात आती है कि 18वें एशियाई गेम्स जो कि हाल ही में हुए थे, उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट हैं। तो 18वें एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। और जो एशियाई खेल हुए थे उसमें जो इनॉग्रेशन जब हुआ था, उसमें उद्घाटन में भारतीय दल का जो नेतृत्व किया था वह किया था भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इनॉग्रेशन एक तो क्या है कि जब उद्घाटन होता है सभी टीमें पहुंचती हैं जब खेलने के लिए, तो हर कंट्री का जो मेन प्लेयर होता है वह उसको रिप्रेजेंट करता है, उस कंट्री का ध्वज लेकर आगे आगे चलता है। और एक क्या होता है, जब समापन होता है, पूरे गेम हो जाते हैं, उसके बाद फिर मार्च पास्ट होता है और उसमें क्या है, फिर लीडरशिप की जाती है। तो उद्घाटन जब हुआ था तब उसका नेतृत्व किया था भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा ने, और जब समापन समारोह हुआ तो उस समय जो उसका नेतृत्व किया था महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने। 18वें एशियाई गेम्स में जो कि पदक तालिका में यदि हम बात करें कितने पदक मिले भारत को, तो भारत को जो पदक मिले स्वर्ण पदकों की यदि हम बात करें तो गोल्ड मेडल जो मिले हैं वो 15 मिले, सिल्वर मेडल की बात करें तो 24 थे, और ब्रॉन्ज मेडल थे 30, यानी कि टोटल मेडल की अगर हम बात करें तो थे 69। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है। विशेष रूप से देखें इसे, राजभाषा। भाग 9, भाग 15, भाग 17, भाग 20। तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि हम बात करें भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसमें राजभाषा का उल्लेख है, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं इसके अंदर वह आते हैं अनुच्छेद 343 से 351, यानी कि 343 से 351 तक। जो राजभाषा है उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में भी दर्शाया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार जो भाषाओं की संख्या है वो है 22, जिन्हें राजभाषा के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त है। समय समय पर यह संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर बात करें जो टोटल 22 भाषाएं हैं उनकी लिस्ट की यदि मैं बात करूं आपसे, तो टोटल लिस्ट में क्या है कि अब 22 भाषाएं हैं जो कि दी हुई है यहाँ पर, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय केवल 14 भाषाएं थी। कितनी लैंग्वेज थी, 14। प्रेजेंट में यदि हम बात करें कितनी है, 22। तो कितनी इंक्रीज हुई है, 8। किस तरीके से बढ़ी है तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। कब हुआ था, 1967 में, जिसमें लैंग्वेज जुड़ी थी सिंधी। कौन सी जुड़ी थी, सिंधी। और उसके बाद हुआ था 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, और यहाँ पर जो 3 लैंग्वेज जुड़ी थी, एक थी कोंकणी और एक थी मणिपुरी और एक नेपाली। ठीक है, याद रखें 3। और सबसे लास्ट में जो हुआ था वो हुआ था 92वां संविधान संशोधन, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2003 में हुआ था, जिसमें 4 भाषाएं जुड़ी। कौन कौन सी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि यह जो भाषाएं जुड़ी हैं वह किस प्रकार से जुड़ती हैं। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन में जुड़ी सिंधी जो कि 1967 में हुआ। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जुड़ी। और 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी। इस प्रकार भाषाओं की संख्या, राजभाषाओं की संख्या कितनी है वर्तमान में, 22। यह प्रश्न आपके लिए है जिसका आपको जवाब देना है कमेंट के माध्यम से कि 0 अंश अक्षांश यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। ठीक है, याद रखें 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर कहाँ काटती है। ठीक है, ये था हमारा पूरा वीडियो जिसको आपने अच्छे से पढ़ा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए।
जय भारत।